जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी सी चल रही होगी। मैं तरुण कुमार आप सभी का इंडियन परिवार में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग नवीन सर की जो नायक सीरीज है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 का फटाफट रिवीजन कर चुके हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 3 और 4। इसी क्रम में हम धीमे धीमे पूरे 40 के 40 सेट कवर करने वाले हैं। यदि आप लोग भी नायक सीरीज का फटाफट रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं क्लास की ओर। अपना पहला प्रश्न है, किस राज्य में क्षत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है। जो क्षत्रिय नृत्य शैली है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो किस में है? वो है असम में। जो क्षत्रिय नृत्य शैली है, यह क्षत्रिय जो नृत्य है यह एक क्लासिकल डांस के अंतर्गत आता है। इसको क्लासिकल डांस में कब जोड़ा गया था? तो इसको तो शामिल किया गया था 2000 में। कब किया गया था? 2000 में। इसके जो संस्थापक हैं वो है श्रीमत शंकर देव। असम के कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे बिहू हो गया, बगरुम्मा हो गया, देवघनी हो गया। ऐसे ही पंजाब के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं जैसे भांगड़ा, सम्मी, गिद्दा। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है एक लोक नृत्य जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, भरतनाट्यम। इसी के साथ ये बात की जाए कि भारत में कुल कितने क्लासिकल डांस हैं, कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो वो है अपने 8। कौन कौन से हैं? पहला सत्रिया हो गया, दूसरा मणिपुरी, ओडिसी, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और कथक। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। ये चीज़ बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। तो बात करते हैं सत्रिया की, तो हमें पता है कि असम से संबंधित है। अगर वहीं पूछ लिया जाए कि मणिपुरी मणिपुर से, ओडिसी उड़ीसा से, कथकली और मोहिनीअट्टम यह 2 केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। वहीं कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और कथक जो नॉर्दर्न भारत है और खास तौर से उत्तर प्रदेश का। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, मुंडारी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदाय से है? तो किस राज्य से? वो है झारखंड राज्य से। झारखंड राज्य के आदिवासी समुदाय से है। इसके अलावा झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण नृत्य और हैं, वो हैं फागुआ, पाइका, फिरिकल और पांता। उसी के साथ मिजोरम के कुछ नृत्य है, वो है बांस नृत्य, जिसे बम्बू नृत्य भी कहते हैं, मिजोरम से संबंधित है। वैसे कर्नाटक के नृत्य हैं यशगान, भूता आरा घना। अरुणाचल का है चलो बांचो, चलो और बांचो। इसी क्रम में अपना अगला प्रश्न है, जो शंभू महाराज हैं, शंभू महाराज एक कथक के किस घराने से आते हैं? पहली चीज ये किस किस शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं? तो कथक के। ये कथक से संबंधित हैं। एक किस घराने से आते? तो यह आते हैं लखनऊ घराने से। इससे लखनऊ घराने से, लखनऊ घराने से और कुछ महत्वपूर्ण कथक के कलाकार कौन कौन है? वह बिंदादीन महाराज, कालिका प्रसाद और शंभू महाराज। वहीं बनारस घराने से कौन आता है? स्नेहा बजाज, कमलिनी, आसियाना और नीलिनी। यह तीनों के तीनों बनारस घराने से संबंधित हैं। वहीं बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, उस्ताद सफात अहमद खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वाद्य यंत्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि इस वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति कौन है, इस वाद्य यंत्र का कलाकार कौन है। तो ये सारे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो वो भी देख लेते हैं। जैसे तबला हुआ, तबला ये जो उस्ताद सफात अहमद खान है, ये किससे संबंधित है? तो यह तबला से है। तबला से संबंधित और कौन कौन है? तो किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां और त्रिलोक गुरट्रू। वहीं हारमोनियम से प्रसिद्ध हैं तुलसीदास बोरकर। कौन है? तुलसीदास बोरकर। यह हारमोनियम के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। उसमें दौल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अगर बात की जाए दौल उत्सव की, तो यह
असम में मनाया जाता है। असम के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार और देख लेते हैं, जैसे बिहू हो गया, बैसागु हो गया, रोगकर हो गया, रजनी गरबा हो गया, हरनी गरबा हो गया, उसके अली ए लियांग हो गया, अम्बुबाची हो गया, चाय महोत्सव हो गया, दिहिंग पटकई हो गया। दिहिंग पटकई एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। असम से जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो बिहू को लेकर और दिहिंग पटकई को लेकर पूछे जाते हैं। इन दो को ज़्यादा से देख लीजिए। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार की कुछ महत्वपूर्ण उत्सव देख लेते हैं। छठ पूजा हो गया, बिहुला हो गया, छत्तीसगढ़ की पोला हो गया, हरेली हो गया। अगर बात की जाए हरेला की, हरेला हरेला किस राज्य में मनाया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है कि हरेला जो त्योहार है ये किस राज्य में मनाया जाता है। वहीं अगर पूछ लिया जाए फगुआ होली हो गया, यह भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। दौल यात्रा पश्चिम बंगाल, रंगपंचमी महाराष्ट्र से संबंधित है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस वर्ष शुरू हुआ था? तो अगर बात की पुरुष विश्व कप की तो यह शुरू हुआ था 1975 ईस्वी में। कब? 1975 ईस्वी में। यह जीता किसने था? तो जीता था वेस्ट इंडीज ने। उसके बाद जो अगला हुआ था वो हुआ था 1979 में। यह भी किसने जीता था? तो यह भी वेस्ट इंडीज ने जीता था। अगर बात करें भारत की, भारत में पुरुष क्रिकेट विश्व कप भारत कितनी बार जीता? तो भारत केवल 2 बार जीता है। कब? 1983 में, उसके बाद 2011 में। कब? 1983 में और 2011 में। 2011 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी। आपको कमेंट में बताना है कि 1983 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा बार किसने जीता, तो जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। कितने बार? 6 बार। कब जीता? 1987 में, 1999 में, 2003 में, 2007 में और 2015 में और 2023 में। आपको बताना है कि जो 2023 का विश्व कप हुआ था इसका होस्ट करता देश कौन था? तो इसको होस्ट कहाँ पर किया गया था? किस देश ने इसको होस्ट किया था? तो अपना करंट का क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि 2027 का पुरुष क्रिकेट विश्व कप कहाँ होगा? तो यह होगा जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका में। इसी क्रम में बढ़ते अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, भारत ने क्रिकेट में आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप कितनी बार जीता है? तो केवल 1 बार जीता है। कब? 2007 में। और इसकी शुरुआत भी 2007 में ही हुई थी। किसको हराकर जीता था? तो पाकिस्तान को हराकर जीता था। इसी क्रम में बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बहुउद्देशीय स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है फैजाबाद में। कहाँ पर? फैजाबाद में स्थित है। अगर पूछ यही स्टेडियम से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? कानपुर में। वहीं रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में। वहीं के डी बाबू स्टेडियम कहाँ पर है? तो वो है लखनऊ में। वहीं अगर पूछ लिया जाए बारावती जो स्टेडियम है वो है कहाँ है? तो वो कटक उड़ीसा में है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर झारखंड। चेपक स्टेडियम चेन्नई में। उसके बाद शतरंज की विषाद में कितने वर्ग सफेद होते हैं? अगर बात की जाए शतरंज की विषाद की, तो शतरंज की विषाद में कुल 64 खाने होते हैं। कितने? 64 खाने होते हैं, जिसमें जिसमें आपके 32 खाने सफेद और 32 खाने आपके काले होते हैं। कितने? 32 सफेद और 32 काले होते हैं। अगर पूछा जाए कि टोटल कितने होते हैं, तो टोटल होते हैं 64। अगर पूछा जाए कि एक साइड कितने कॉइन होते हैं या एक साइड कितने प्यादे बैठाए जाते हैं, तो 8 प्यादे होते हैं, 2 विषाद होते हैं, 2 शूरवीर होते हैं, 2 हाथी होते हैं, एक किंग होता है और एक क्वीन होता है। तो कुल जो एक साइड कॉइन्स होते हैं वो होते हैं 16। कितने? 16। अपना अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार
सर्वोच्च कौन है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च कौन है? ज्यादातर लोग इसका आंसर राष्ट्रपति कर देते हैं और वहीं उनका आंसर गलत, जवाब गलत हो जाता है। तो अगर पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च क्या है, तो भारत में सिर्फ सर्वोच्च संविधान है। राष्ट्रपति राष्ट्रपति को भी जो भी शक्तियां मिलती हैं वो भी संविधान के द्वारा ही दी जाती हैं। अगर संविधान नहीं होता तो राष्ट्रपति के पास वो शक्तियां नहीं होती। तो हमारा सही जवाब क्या रहने वाला है? वो संविधान। आपको बताना है कि संविधान लागू कब किया गया था। आपको कमेंट में बताना है कि संविधान लागू कब किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रताओं की बात की? अगर बात की जाए स्वतंत्रता की, तो प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। किस कौन कौन सी है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 स्वतंत्रताओं को भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है, किस वर्ष संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन संशोधन 1976 1976 ईस्वी में, 1947 1976 1976 ईस्वी में इसको जोड़ा गया था। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसी को हम लघु संविधान भी कहते हैं। क्या? इसी को हम लघु संविधान भी कहते हैं। और अगर पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को ही हम संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या? प्रस्तावना को ही हम संविधान की आत्मा कहते हैं। आपको आपको एक जवाब देना है, वो ये है कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष के अलावा एक शब्द और जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। वो क्या था? वह क्या था? यह जवाब आपको देना है। जो तीसरा शब्द था संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, वह क्या था? इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान में की प्रस्तावना में कितने न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व की बात की गई है? तो कितने न्याय हैं? 3। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रताएं कितनी हैं? 5। कौन कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। वही अगर बात की जाए समानताएं कितनी है, तो 2 है। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। वहीं जो भ्रातृत्व की बात की गई वो सिर्फ एक बार की गई है, बंधुता शब्द के साथ। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य कब बना था? तो बना था 1949 ईस्वी में। कब बना था? 49 ईस्वी में। वहीं अगर पूछा जाए कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। अपना अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? अगर बात की जाए प्रमुख स्थलों की, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि यह स्थल किस राज्य में पड़ता है। तो जैसे बात की जाए मांडा की, तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लाखीगढ़ी हरियाणा में है। सबसे जो महत्वपूर्ण जगह बन जाती है वो है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी उत्तरी जगह कौन सी थी? तो वो है मांडा। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे? तो चिनाब नदी के किनारे।
जो सबसे पूर्वी पूर्वी आपका है वो कौन सा है? वो है आलमगीरपुर। कहाँ पर? मेरठ में। मेरठ उत्तर प्रदेश में है। किस रिवर के किनारे? तो हिंडन रिवर के किनारे। जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कौन सा है? दायमाबाद। दायमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये प्रवरा नदी के किनारे है। प्रवरा नदी से एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, वो है कि प्रवरा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो किस नदी की सहायक नदी है? तो वो गोदावरी की सहायक नदी है। वहीं आपसे पूछ लिया जाए सबसे पश्चिमी जगह कौन सी है? तो भाई सुतकांगोडोर। कौन सी है? सुतकांगोडोर। ये वर्तमान पाकिस्तान में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये दासक नदी के किनारे। किस कौन सी? दासक नदी के किनारे है। इसी के साथ देख लेते हैं कि जो अपनी हड़प्पा सभ्यता थी इसमें कौन से स्थल से क्या क्या चीजें मिली हैं। तो हड़प्पा की बात की जाए, यहाँ पे शवाधान मिला है। और लोथल की बात की जाए तो लोथल से बंदरगाह, हाथी दांत का पैमाना। कालीबंगा की बात की जाए तो जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो नर्तकी की मूर्ति, ग्रेट स्नानागार, पशुपति की मोहर, ये सारी चीजें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से। दायमाबाद से पूछा जाए तो जो तांबे का रथ है, जो तांबे का रथ है वो कहाँ से मिला है? वो मिला है दायमाबाद से। आपको बताना दायमाबाद कहाँ पर स्थित है। दायमाबाद कहाँ पर स्थित है अभी हमने देखा था, आपको बताना है इसको कमेंट बॉक्स में। अगर पूछा जाए आपसे कि जो ग्रेट स्नानागार था, जो ग्रेट बाथ था, उसको उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी थी? इसकी लंबाई की बात की जाए तो 14.5 मीटर लंबाई थी, लेकिन ज़्यादातर किताबों में इसका जो रेशियो दिया गया है वो है 11.88 मीटर। वहीं इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो चौड़ाई इसकी 7.0101 मीटर। वहीं इसकी गहराई की बात पूछी जाए तो इसकी गहराई है 2.43 मीटर। हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता में किसकी पूजा की जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में जो पूजनीय थे वो क्या क्या चीजें थी? जैसे शिव, मातृ देवी, सबसे महत्वपूर्ण है मातृ देवी, पीपल और पशुपति। यह चार चीजें हैं जो हड़प्पा सभ्यता में पूजनीय थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है भूटान। भूटान से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? भूटान से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो है असम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। अगर पूछा जाए कि भारत के साथ जो भूटान सीमा साझा करता है वो कितनी दूरी की सीमा साझा करता है, तो वो करता है 699 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए भूटान की राजधानी क्या है, तो थिम्पू। भूटान में जो मुख्यतः भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है द जोंगखा। वहीं आपसे पूछा जाए कि भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। कितनी सीमा साझा करता है? तो करता है 4096.7 किलोमीटर। और इससे सटे राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा। पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा यह इससे के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। और जो 3 बीघा कॉरिडोर विवाद चल रहा है वो भी किसके साथ चल रहा है? भारत और बांग्लादेश के साथ। भारत और बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ। आपको बताना है भारत और पाकिस्तान का जो सीमा है उसका नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के जो बीच में जो बॉर्डर है उसको किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वहीं आपसे पूछा जाए कि म्यांमार के साथ सीमा भारत कितनी सीमा साझा करता है, तो भारत सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ 1443 किलोमीटर। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1935 के एक्ट के द्वारा 1937 में बनकर तैयार हो गया था। अगर पूछ लिया जाए कि म्यांमार का पुराना नाम क्या था, तो म्यांमार का जो पुराना नाम था वो था बर्मा। क्या था? बर्मा। भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी
1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी में। लेकिन मार्च, और यह चला कब तक था? तो यह चला था 2015 तक। कब? 2015 तक यह चला था। और लेकिन 2015 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग खत्म करके इसकी जगह पर क्या लाया गया? तो लाया गया नीति आयोग। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं तात्कालिक प्रधानमंत्री। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो होंगे अपने नरेंद्र मोदी। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जो योजना आयोग था, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं तात्कालिक प्रधानमंत्री। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो इसके पहले अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसी के साथ अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में। कब? 6 अगस्त 1952 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे, इसके भी अध्यक्ष तात्कालिक प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि यह भी पीएमओ के अंतर्गत आता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण मात्रक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे क्यूसेक। क्यूसेक किसका मात्रक है? तो द्रव्य प्रवाह की दर को मापने के लिए हम क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर मेमोरी को मापने के लिए हम बाइट का प्रयोग करते हैं। वहीं भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए हम रिएक्टर का पैमाने का यूज करते हैं। वहीं दाब नापने के लिए हम बार का यूज करते हैं। वहीं कुछ महत्वपूर्ण मात्रक और हैं, जैसे स्टेपोस्कोप जो ना किसके काम आता है? तो हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जो डॉक्टर इसका यूज करते हैं। वहीं सिग्मोमीटर से हम क्या नापते हैं? तो रक्तचाप मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कैरेटोमीटर से हम सोने की शुद्धता को नापते हैं। वहीं लक्स मीटर द्वारा हम प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कुछ महत्वपूर्ण खोजकर्ता जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो खोजकर्ताओं के साथ साथ सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है वो है डेट, कि इनकी खोज कब की गई थी। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी? तो की गई थी 1897 ईस्वी में। किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज कब की गई? 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई थी? तो की थी रदरफोर्ड में। भारतीय संविधान में 1919 का एक चार्टर एक्ट है, या जो 1919 का भारत अधिनियम आया था, उसको किस और नाम से जानते हैं? इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। और अगर पूछ लीजिए न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी? तो 1932 ईस्वी में। किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। इसी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है? वो है गेहूं अंकुर का तेल। जो गेहूं अंकुर होता है उसका तेल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विटामिन ई की पूर्ति के लिए। विटामिन ई की कुछ महत्वपूर्ण और स्रोत क्या है? जैसे मूंगफली हो गया, बादाम हो गया, सूरजमुखी हो गया और मक्का हो गया। इसी क्रम में अगर पूछा जाए कि विटामिन ए के स्रोत क्या है, तो गाजर, पालक और पपीता। विटामिन डी की धूप, मशरूम, मछली। विटामिन सी खट्टे फल। क्या है? खट्टे फल। आपका अगला प्रश्न है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? जो 50वें शख्स बने हैं वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं लाल कृष्ण आडवाणी। कौन बने हैं? लाल कृष्ण आडवाणी। इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। कौन सी है? माई कंट्री माई लाइफ। कौन सी है? माई कंट्री माई लाइफ। इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है। भारत रत्न से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पहला भारत रत्न किसको मिला था? तो वो मिला था श्री राजगोपालाचारी को। कब मिला था? 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में। इसी के साथ कुछ महत्वपूर्ण और देख लेते हैं। जैसे 49वां किसे मिला था? तो मिला था कर्पूरी ठाकुर को। 51वां किसे मिला? पीवी नरसिम्हा राव को। 52वां चौधरी चरण सिंह को। 53वां एम एस स्वामीनाथन को।
इसी क्रम में अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना की शुरुआत की है? तो किसने की है? पंजाब सरकार ने। किसने? पंजाब सरकार ने। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की एक योजना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीएम किसान उदय योजना, जो एग्जाम में पूछने के बहुत चांसेस हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने उत्कृष्ट संरक्षण योजना किस राज्य सरकार की है? तो राजस्थान। एक संघ है बिमस्टेक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 ईस्वी में। इसके सदस्य देश कौन कौन से? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। एक और करंट का प्रश्न है जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, वो है यूपीआई। यूपीआई कब बना था? तो यूपीआई भारत में आया था 2016 में। कब? 2016 में। और इसका जो 2.0 वर्जन कब आया? तो आया 2018 में। यूपीआई से एक संबंधित प्रश्न है, वो है कि यूपीआई किस पर निर्भर करता है? तो यूपीआई किसके द्वारा चलाया जाता है? तो वो चलाया जाता है एनपीसीआई के द्वारा। किसके? एनपीसीआई के द्वारा चलाया जाता है। आपको बताना है कमेंट में कि एनपीसीआई के वर्तमान सीईओ कौन है या वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब यहाँ से होता है सेट अपना 4, सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी सारे सेट्स कवर करने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो आप वो भी कर ही लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को एक बात बतानी है, वो ये है कि जल्द ही अपने चैनल पर मार्क्स बूस्टर सीरीज लॉन्च होने वाली है। इसमें पूरे जीएस के जितने भी टॉपिक हैं उन हर एक टॉपिक का एक संपूर्ण ए टू जेड उस टॉपिक का पूरा निचोड़ आपको एक मैराथन में मिलेगा। उस मैराथन से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आप वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम उठाकर दे दीजिएगा, आप उसको देखकर चले जाइए, आपका सारे के सारे प्रश्न उस टॉपिक के उस मैराथन से मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की। जो अपना पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य क्या है? अगर बात की जाए लोक नृत्य की, तो महाराष्ट्र राज्य है उसका जो लोक नृत्य है वो है धनगरी गाजा। कौन सा है? धनगरी गाजा। इसके कुछ महत्वपूर्ण लोक नृत्य और हैं, वो है लावड़ी, तमाशा, होली, पोवाड़ा, नकटा, लेजिम, गोरीचा ललिता। गोरीचा ललिता, यह भी कहाँ का है? यह भी महाराष्ट्र का है। वहीं पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भांगड़ा, गिद्धा, जूली। गुजरात में टिप्पाणी, डांडिया और गरबा। कौन सा? टिप्पाणी, डांडिया और गरबा। आपको बताना है कि जो अमूर्त विरासत सूची है इसमें गरबा को कब जोड़ा गया और एक कैमी नंबर का है? एक कैमी नंबर का है और कब जोड़ा गया? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। कत्थक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो वो हुई है कथा शब्द से। और कथा शब्द से ही कथकली जो लोक नृत्य है इसका भी इसकी भी उत्पत्ति कहाँ से हुई? वो भी कथा शब्द से हुई है। अगर बात की जाए कथक की, तो कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? वह उत्तर भारत का। कहाँ का? उत्तर भारत का, खास तौर से यूपी। और कथक के कुछ महत्वपूर्ण घराने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जयपुर घराना हो गया आपका, लखनऊ घराना हो गया, बनारस घराना हो गया और रामगढ़ घराना हो गया। वहीं इसकी कथक से कुछ महत्वपूर्ण कलाकार जो एग्जाम में पूछने की संभावना है वो कौन सी है? सितारा देवी, गोपी कृष्णन, रोशन कुमारी, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज और शंभू महाराज। ये किससे संबंधित है? तो ये कथक से संबंधित है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, उस्ताद हस्सू खान किस संगीत घराने से आते हैं? तो किस संगीत घराने से आते हैं? तो यह आते हैं ग्वालियर कहाँ पर है अपना? ग्वालियर है मध्य प्रदेश में। और यह सबसे पुराना ख्याल घराना है। ग्वालियर घराने से कुछ महत्वपूर्ण कलाकार और हैं, वो है तानसेन, नत्थू खां और हद्दू खां। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि तानसेन किस वाद्य यंत्र के कलाकार थे। वहीं पूछ लीजिए जो रामपुर घराना है
इसके संस्थापक कौन है? तो इसके जो संस्थापक हैं वो कौन हैं? वो हैं इनायत हुसैन खान, आगरा घराने के सुजान खान, पटियाला घराने के मियां कल्लू। आप लोगों को बता दें कि जो मियां कल्लू है पटियाला के हैं। पटियाला कहाँ है ये आपको कमेंट में बताना। पटियाला किस राज्य में स्थित है यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो किस वाद्य यंत्र से? वो है सरोद से। सरोद के कुछ महत्वपूर्ण कलाकार और है, जैसे अमजद अली खान एक महत्वपूर्ण कलाकार रहे हैं। इनके दो बेटे हैं, वो अमान अली खान और अयान अली खान। यह हाल ही में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। किस वजह से हुए? तो जब 2014 में अमजद अली खान को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तब ये दोनों भी इनके साथ ही स्टेज पर परफॉर्म करने गए थे। इसके साथ सरोद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कलाकार और हैं, वो हैं अली अकबर, दौलत खान। इसी क्रम में अपना अगला प्रश्न है, पौलकुट भारत के किस राज्य का भगवान को आधार व्यक्त करने वाला उत्सव है? यह उत्सव किसका है? तो है फसल पुआल उत्सव है। जो जब फसलें खत्म हो जाती है, जब फसलें कट जाती हैं, बिल्कुल खत्म हो जाता है, तब इस उत्सव को मनाया जाता है। यह कहाँ पर मनाया जाता है? तो यह मिजोरम में मनाया जाता है। मिजोरम के कुछ महत्वपूर्ण उत्सव और है, जब चारकुट, थलपांगकुट, मीबकुट, वादोकुट, यह सारी की सारी कहाँ से संबंधित है? तो यह सारी की सारी मिजोरम से संबंधित है। वहीं ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो केरल राज्य का है। अगर पूछा जाए कि उत्तरायण किस राज्य का त्योहार है? तो गुजरात का है। उत्तरायण मनाया कब जाता है? यह आपको कमेंट में बताना है कि उत्तरायण कब मनाया जाता है। अगर लाबी की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। अगर आपसे पूछा जाए दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है, दूसरे जो ओलंपिक खेल हैं इसकी मेजबानी किसने की है? इसकी जो मेजबानी की थी वो की थी फ्रांस ने। कब की थी? 1900 ईस्वी में। अब से पूछा जाए जो पहला ओलंपिक था यह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था एथेंस में। कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। कब? 1896 ईस्वी में हुआ था। कब? 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच में इसका कार्यक्रम चला था। इसीलिए 6 अप्रैल को हम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 6 अप्रैल को हम अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। कहीं आपसे पूछा जाए कि जो ओलंपिक खेल इनके जनक किन्हें माना जाता है? तो माना जाता है पियरे डी कोवार्निल को। इसको पियरे डी कोवार्निल को इसका जनक माना जाता है। और आपको बताना है कि जो तीसरे तीसरे ओलंपिक खेल हुए थे यह कहाँ पर हुए थे? तो यह हुए थे सेंट लुइस यूएसए में। अगर क्वेश्चन एक और बनता है कि जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को। ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? तो ओलंपिक समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 23 जून 1894 ईस्वी में। इसीलिए 23 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं। कब? 23 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं आपसे पूछा जाए कि जो 2021 के टोक्यो गेम्स हुए थे उसमें भारत की रैंक क्या रही थी? तो भारत की रैंक रही थी 48वीं। 2024 के जो टोक्यो ओलंपिक गेम होंगे वो कहाँ पर होंगे? तो वो होंगे पेरिस में। 2028 के कहाँ होंगे? तो होंगे यूएसए में। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की विमाएं क्या रहती है? जो कबड्डी का मैदान होता है उसमें उसकी लंबाई चौड़ाई क्या रहने वाली होती है? तो वो होती है 13 मीटर इंटू 10 मीटर। क्या? 13 मीटर इंटू 10 मीटर। अगर पूछा जाए कि कबड्डी से संबंधित खिलाड़ी कितने होते हैं, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो होते 7 खिलाड़ी। किस और के होते हैं? तो होते वाटर पोलो में भी 7 खिलाड़ी होते हैं, नेट बॉल में भी 7 खिलाड़ी होते हैं। वहीं आपसे पूछा जाए कि मैच की अवधि क्या रहती है? जो मैच होता है उसकी अवधि क्या रहती है? तो मेल के लिए रहती है 40 मिनट, 20 मिनट,
5 मिनट का ब्रेक, फिर 20 मिनट। ऐसे फीमेल के लिए होता है 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट। वहीं आप से पूछा जाए कि प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी, तो जो प्रो कबड्डी लीग है इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। कब? 2014 में। आपको बताना है कि प्रो कबड्डी लीग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ब्रांड एम्बेसडर कौन है प्रो कबड्डी लीग की? भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग और उससे संबंधित अनुच्छेद एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यदि आप लोग इनकी डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है। उसमें हमने हर एक भाग का और उसके अनुच्छेदों का बहुत अच्छे से विश्लेषण किया है, आप वो भी देख सकते हैं। और जल्द ही पॉलिटी का एक संपूर्ण विश्लेषण मैराथन आप लोगों के लिए इस चैनल पर अपलोड होने वाला है या आने वाला है। उस सीरीज का नाम है मार्क्स बूस्टर सीरीज। यदि आप वो सीरीज कंप्लीट करके किसी भी वनडे एग्जाम में देने जाएंगे तो आपका 90% क्वेश्चन उस ही सीरीज से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे भाग 1 किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 डीपीएसपी, अनुच्छेद 36 से 51। डीपीएसपी को ही हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 ए मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 ए। 51 ए इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। जब ये जोड़ा गया था तब केवल मूल कर्तव्य थे 10। कितने थे? 10। उसके बाद अब वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 11। जब जो 11वां है वो कब जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। कब? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। जो 11वां है वह कौन सा है? वह 6 से लेकर 14 तक के वर्षों को बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। क्या? 6 से 14 तक की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एक मूल कर्तव्य माना गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। इसी के साथ भाग 5 अपना संघ है, आर्टिकल 52 से 151। भाग 6 राज्य, 151 से 237। ऐसी भाग 7 अब निरस्त कर दिया गया, यह नहीं माना जाता है। भाग 8 यूटी से संबंधित है, आर्टिकल है इसके 239 से लेकर 242 तक। इसके बाद भाग 17 राजभाषा से संबंधित, भाग 15 निर्वाचन से, भाग 20 संविधान संशोधन आर्टिकल 368 और आर्टिकल 368। भाग 18 आपात उपवन। आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय आपात है वो किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, यह आपको कमेंट में बताना है। इसी क्रम में अपना अगला प्रश्न बनता है अनुसूचियों से। जो भारतीय संविधान था, मूल संविधान था, उसमें केवल 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां। कितनी? 12 अनुसूचियां हैं। 8 अनुसूचियां कौन कौन सी भाषाओं तक थी? उसके बाद में भूमि सुधार, दल बदल, पंचायत और नगर पालिकाएं, ये 4 अनुसूचियां कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। यदि आप लोग इनकी भी डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी मैराथन, पॉलिटी की मैराथन हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। और नहीं तो जल्द ही अपने चैनल पर एक मार्क्स बूस्टर सीरीज आने वाली है, उसमें जीएस के हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कवर किया गया है। पूरे टॉपिक का निचोड़ विश्लेषण आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो अपना अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो कौन सी नदी थी? वो थी परुष्णी। परुष्णी नदी का जो आधुनिक नाम है वो क्या है? वो है रावी नदी। या पूछा जाए कि रावी नदी का पुराना नाम क्या है, तो वो है परुष्णी। वहीं अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। कितने हैं? 10 मंडल हैं, 64 अध्याय हैं, 1028 सूक्त है, 8 अष्टक हैं और मंत्र कितने हैं? 10,562 मंत्रों का इसमें उल्लेख किया गया है। आपको बताना है कि जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख किस वेद में किया गया, उसका उल्लेख किस वेद में किया गया है। और इसमें ऋग्वेद में जो रहने की व्यवस्थाएं थी वो किस प्रकार से थी? तो पहले आता था कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन और राष्ट्र।
इस आधार पर यहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं थी। आपसे पूछा जा सकता है कि जो वेद हैं, भारत में कितने वेद हैं? तो वेद हैं वो केवल 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो यह प्रार्थनाओं, स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है। वहीं यजुर्वेद अपना कर्म कांड से संबंधित, और सामवेद, सामवेद को ही संगीत का जनक माना जाता है। क्या? सामवेद को ही संगीत का जनक माना जाता है। आपको बताना है कि जो अथर्ववेद है एक किनके द्वारा लिखा गया था? एक किनके द्वारा लिखा गया था? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अथर्ववेद किससे संबंधित है? तंत्र मंत्र, वशीकरण और जादू टोना, इन सबसे संबंधित कौन है? वो है अपना अथर्ववेद। आपसे पूछा जाए कि वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग होते हैं 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, ज्योतिषी, व्याकरण, निरुक्त और छंद। उपनिषद पूछे जाए तो उपनिषद कितने हैं? तो वो है 108। पुराण कितने? 18। अगर पुराणों से एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है कि सबसे पुराना, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो वो कौन सा? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। आपको बताना, जो सत्यमेव जयते वर्ड है एक किस उपनिषद से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते वर्ड है एक किस उपनिषद से लिया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। अब चलते हैं कुछ नदियों के प्राचीनतम नाम, ये भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे परुष्णी है, परुष्णी का प्राचीन आधुनिक नाम क्या है? रावी। जैसे घग्गर का प्राचीन नाम क्या रहने वाला है? तो सरस्वती। सतलज का प्राचीन नाम सुदुत्री। ब्यास का बिपाशा। काबुल का कुंभा। गंडक का सदानीरा। झेलम का बेतास्ता। गोमती का गोमल। और वहीं चिनाब नदी का जो पुराना नाम है वो है अस्किनी। क्या है? अस्किनी। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है, जो डोडो बेटा चोटी है एक किस पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो यह नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर स्थित है। और नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ है? वो है तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ पर है? तमिलनाडु में। वही अगर पूछा जाए पश्चिमी घाट या प्रायद्वीपीय घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है अन्नामुड़ी। कौन सी? अन्नामुलाई। जो जिसकी ऊंचाई रहने वाली है वो है 2695 मीटर। वहीं इसकी सेकेंड लार्जेस्ट चोटी है वो है मीसा पुलिमाला। कौन सी? मीसा पुलिमाला। इसकी जो लंबाई रहने वाली है वो है 2640 मीटर। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। वहीं अगर पूर्वी घाट के बारे में पूछ लिया जाए कि जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो जिंदा गदा। कौन सी? जिंदा गदा। इसकी ऊंचाई रहने वाली 1690 मीटर। यह कहाँ पर है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगर पूछा जाए कि सेकेंड लार्जेस्ट चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। यह किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। अगर कभी कभी महेंद्रगिरी ऑप्शन में नहीं आता है तो हम किसको लगाएंगे? तो लगाएंगे जिंदागिरी। और जिंदा गदा अपना ऑप्शन में नहीं है तो हम महेंद्रगिरी को सही जवाब करके आगे बढ़ जाएंगे। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अपना अगला प्रश्न है, इलायची की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो केरल में। कहाँ पर? केरल में। केरल किस किस कहाँ पर पड़ता है? तो पश्चिमी घाट में पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण चोटियां और महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं वो कौन कौन से? गारो खासी जयंतियां। गारो खासी जयंतियां यह कहाँ है? यह मेघालय में है। मिरी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। कोल्लीमलाई तमिलनाडु में। डालमा झारखंड में। एक महत्वपूर्ण बनता है, जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो किस पहाड़ी पर होती है? तो वो होती है खासी। कहाँ पर? खासी। खासी में किस जगह पर? तो वो होती है मासिन राम। मासिन राम एक जगह है यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। वहीं पटकई की पहाड़ियां भारत के भारत और किस देश को अलग करती हैं? तो भारत और म्यांमार को पटकई की पहाड़ियां अलग करती हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, इससे हमें थोड़ा और जोश आ जाए।
और आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छी वीडियो लाएं। भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या रहने वाला है या क्या था? तो अगर पूछा जाए आधार वर्ष क्या है, वो है 2011 और 12। और जो राष्ट्रीय आय है, इसकी गणना कब की जाती है? इसकी आय केवल चालू कीमत पर ही इसकी आय की जाती है। कब? चालू कीमत पर ही इसकी आय की जाती है। अगर पूछा जाए कि एससीओ ने 2011 और 12 को कब चुना था, तो वो चुना था, इसकी घोषणा की थी 2015 में। कब? 2015 में इसकी घोषणा की थी। तो इससे पहले क्या रही थी? इसके पहले जो थी वो थी 2004 और 5। क्या थी? 2004 और 5। आपका अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा रहता है? अगर सबसे ज्यादा योगदान की बात की जाए तो वह सेवा सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान रहता है। सेक्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि किस सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं। जैसे प्राथमिक सेक्टर है, इसमें क्या क्या चीजें आती है? तो इसमें आती है कृषि, जितना अपना एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है वो सारा किसमें आता है? वो आता है अपना प्राथमिक में। जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया, पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सारी की सारी किसमें आती है प्राथमिक में। वही सेकेंडरी सर्विसेज में क्या आता है? सेकेंडरी में आता है अपना प्रोडक्शन के जितने काम होते हैं, जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं, वो सारी चीज़ें किसमें आती हैं? वो आती है सेकेंडरी में। जैसे कार मैन्युफैक्चर, फूड मैन्युफैक्चर, हाउस मैन्युफैक्चर, क्लोथ मैन्युफैक्चर, ये सारी चीज़ें आती हैं अपनी सेकेंडरी में। वही तृतीयक क्या होता है? तृतीयक में आते हैं जितने सर्विस सेक्टर होते हैं, जितने सेवा क्षेत्र होते हैं, वो सारे के सारे तीसरे में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हॉस्पिटल हो गया, इंश्योरेंस हो गया, फाइनेंस हो गया, शिक्षा क्षेत्र हो गया, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? तो ये सारी चीज़ें आएंगी अपनी तृतीयक में। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय आय की कुल जनसंख्या से भाग देने पर, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय। आपको कमेंट में बताना भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इसी के साथ अपना अगला प्रश्न है, प्रमुख मात्रक। जैसे आपको पता है ताप का मात्रक क्या होता है? तो होता है थर्मामीटर। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक के तापमान को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? पायरोमीटर। किसका? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। कुछ राशियां हैं, जैसे सदिश राशियां कौन सी होती हैं, अदिश राशियां कौन सी होती हैं, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सदिश राशियां कौन सी होती हैं? बल, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग और आवेग। ये सारी की सारी सदिश राशियां होती हैं। इनके अलावा जितनी भी बच जाती हैं वो सारी की सारी कौन सी होती है? वो होती हैं अदिश राशियां। जो शुष्क बर्फ होती है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसको हम कहते हैं। अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर 4 दिवसीय तभी महोत्सव की शुरुआत हुई है, या तभी महोत्सव शुरू हुआ है? तो कहां पर हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में। हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन चलाया गया था सेना के द्वारा, जो सेना है, भारतीय सेना है, इसके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था सर्वशक्ति। क्या? सर्वशक्ति ऑपरेशन कहाँ से संबंधित है? तो वो है जम्मू और कश्मीर से। वहीं आपसे पूछा जाए कि पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला पहला यूटी पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो वो भी बना है जम्मू और कश्मीर। वहीं इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनटीपीसी हाल ही में किसने एनटीपीसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है? तो वो कौन है? रविंद्र कुमार। कौन है? रविंद्र कुमार। एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1975 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आपको बताना है आपको बताना है कि एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉरी एनटीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि जो सत्कर्ता आयोग है, सत्कर्ता आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, वो बने एस राजीव। वही नए लोकापाल, जो नए लोकपाल हैं वह कौन बने हैं, तो वो बने अजय मानिक राव। कौन बने? अजय मानिक राव को नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं अगला प्रश्न अपना, हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो कौन बन गया है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य? तो वो बना है उत्तर प्रदेश। कौन बना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में यह बना है। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है, यह आपको कमेंट में बताना है। अगर बात की जाए राज्यपाल की, तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो है आनंदीबेन पटेल। अगर उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं, जैसे उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पशु क्या है, इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और इसका जो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पर? इलाहाबाद में स्थित है। अगर वहीं आयुष्मान योजना पर आते हैं, अगर आयुष्मान योजना का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका नया नाम बदलकर पीएम जन आरोग्य योजना, क्या पीएम जन आरोग्य योजना कर दिया गया है। जो आयुष्मान कार्ड है, आयुष्मान कार्ड योजना के जो सीईओ रहने वाले हैं वो कौन है? वो है आर एस शर्मा। ये लॉन्च कब हुई थी? जो आयुष्मान योजना है ये लॉन्च कब हुई थी? तो यह हुई थी 23 सितंबर 2018 में। कब? 23 सितंबर 2018 में लॉन्च हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो यह रांची से इसकी शुरुआत की गई थी। वहीं अगर पूछा जाए कि हाल ही में पलाश पुष्प महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, कहाँ पर मनाया गया है? तो यह दिल्ली में मनाया गया है। और पलाश पलाश किस राज्य का राजकीय पुष्प है? तो किसका है? वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पेड़ कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष कौन सा है? इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो है हिंदी। और द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? वो है उर्दू। यहाँ पर हो जाते हैं अपना सेट नंबर 3 और 4 खत्म। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।